Hello everyone, welcome back to my channel. This is CS Aanchal Agarwal and I welcome you all to my channel. So friends, मैंने एक कंपनीज एक्ट उठाया है और आई एम प्लानिंग कि मैं इस एक्ट को थोरोली आपको समझाने की कोशिश कर सकूं ताकि आपको कोई भी अगर डिलेमा है या कन्फ्यूजन है इस एक्ट को लेके, किसी को डीप एनालिसिस चाहिए और क्योंकि उसको नहीं समझ में आया ये एक्ट क्या कहता है, ये इसके सेक्शंस हमें क्या बोल रहे हैं, तो ये मेरे लेक्चर्स जो हैं उनके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेंगे फॉर देयर एग्जामिनेशन, फॉर देयर नॉलेज, फॉर देयर एनालिसिस ऑफ एवरी सेक्शन. जो भी सेक्शन में इसमें पढ़ाऊँगी दैट इज़ ऑल डिपेंड अपॉन द डीप एनालिसिस. कोई मैं ऊपर से रिव्यू करके या रिवीजन के तौर पे जल्दी जल्दी नहीं पढ़ाने वाली हूँ सेक्शंस को. आई एम प्लानिंग कि इस एक्ट में जितने सेक्शंस हो सकेंगे मैं इसको कवर करने की पूरी ईमानदारी से कोशिश करूँगी विद द फुल एनालिसिस, ताकि आपको एक डीपर थॉट मिल सके हर एक सेक्शन का. सो ये मेरा जो एक्ट रहेगा, ऑब्वियसली द कंपनीज एक्ट 2013 कंप्राइजेस ऑफ 470 सेक्शंस इन टोटल. तो एक लेक्चर में तो वो कवर करना इज़ नॉट पॉसिबल, यू नो. तो हम इसको पार्ट्स में अपने कंपनी लॉ के लेक्चर्स को आपको अपलोड करके देते रहेंगे जैसे जैसे सेक्शंस होते रहेंगे. तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपना एक्ट को समझने की जर्नी को शुरू करते हैं. आज हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं डेफिनेशन ऑफ कंपनी एंड डेफिनेशन ऑफ प्राइवेट कंपनी. तो हम दो डेफिनेशन कवर करेंगे. तो हमारा जो फर्स्ट डेफिनेशन आता है सेक्शन 2 क्लॉज 20. सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ इस एक्ट के कंपनीज एक्ट 2013 का जो डेफिनेशन है सेक्शन 4, दैट इज़ सेक्शन नंबर 2. अब जो सेक्शन डेफिनेशन सेक्शन होता है उसके अंदर जितने भी डेफिनेशंस होते हैं उनको हम सब सेक्शंस नहीं कहते, दैट इज़ अ क्लॉज. क्यों होता है, इसका पीछे लॉजिक ये है कि सेक्शन और सब सेक्शन क्या होते हैं, एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं. जब कोई सेक्शन कोई बात कह रहा है उसकी कंटिन्यूटी में आपको कोई बात सब सेक्शन कहता है तो दैट इज़ अ सब सेक्शन, क्योंकि वो उसके साथ जुड़ा हुआ होता है. बट क्लॉज क्या होते हैं, वो किसी अदर क्लॉजेस से या किसी अदर जो भी डेफिनेशन है वो जुड़े हुए नहीं होते. जैसे अगर कंपनीज एक्ट में आप सेक्शन 2 उठाओगे डेफिनेशन का, तो सेक्शन 2 क्लॉज 20 आपको डिफाइन करता है कंपनी. आपका 2 क्लॉज 68 डिफाइन करता है प्राइवेट कंपनी. तो कंपनी इज़ अ डिफरेंट थिंग. आप उसको इंडिविजुअली पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, और प्राइवेट कंपनी इज़ एन इंडिविजुअल थिंग डेफिनेशन, उसको आप पढ़ सकते हो, अलग से समझ सकते हो. इससे एक दूसरे से कोई ऐसा रिलेशन नहीं है कि आप उसको समझ ही नहीं पाओगे, ठीक है, या फिर वो अधूरा रह जाएगा, ऐसा कुछ नहीं. तो सब सेक्शन में क्या होता है कि वो कंटिन्यूअस में होता है सेक्शन के बाद, इसलिए उसको सब सेक्शन कहा जाता है. आई होप कि आपका जो कन्फ्यूजन है क्लॉज सब सेक्शन को लेके वो क्लियर हो गया होगा. तो हम अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं सेक्शन 2 क्लॉज 20 कंपनी से. आप अपने बेयर एक्ट में देखेंगे जो आपको कंपनी की डेफिनेशन दी हुई है, क्या दी हुई है. कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ. ना अब यहाँ पे जो कंपनी वर्ड है, अब इसको डिफाइन करने के लिए कंपनी ही आ गई है. सो कंपनी मीन्स अ कंपनी. हम भाई अब आपने लिख दिया कंपनी मीन्स हम कंपनी, हम तो पूछ ही आपसे रहे हैं कि व्हाट इज़ कंपनी और आप बोल रहे हो कंपनी मीन्स अ कंपनी. तो आप इस चीज़ को कैसे समझेंगे. देखिए जो फर्स्ट कंपनी वर्ड है कंपनी, दैट इज़ अ क्वेश्चन दैट रिलेट्स टू द क्वेश्चन. ये क्वेश्चन को डिफाइन करता है कि कंपनी जो आपने क्वेश्चन पूछा है मीन्स अ कंपनी. अब ये जो है ये आपके आंसर को डिफाइन करता है कि कंपनी मीन्स अ कंपनी. कंपनी क्या होती है, जैसे आपने सेक्शन 3 में भी पढ़ा होगा, कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, ठीक है. आपने देखा होगा सेक्शन 3 में जो प्राइवेट कंपनी होती हैं उसमें मिनिमम आपके 2 मेंबर्स रिक्वायर्ड होते हैं. पब्लिक कंपनी के अंदर 7 मेंबर रिक्वायर्ड होते हैं और ओपीसी के अंदर 1 मेंबर रिक्वायर्ड होता है. तो ये एक एसोसिएशन ऑफ मेंबर है जो कंपनी को चलाते हैं, जो कंपनी के अंदर अपना कैपिटल इन्फ्यूज़ करते हैं
ठीक है, उस उनका एसोसिएशन तो 2 लोगों ने 3 लोगों ने मिलकर इकट्ठा करके पैसों को एक पर्टिकुलर कंपनी में लगाया और उसको फॉर्म किया। तो ये एक समूह है पर्सन्स का। कंपनी मीन्स इज इट एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन विच इज़ इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट। इनकॉर्पोरेटेड मतलब कि जो भी रजिस्टर्ड हुई है अंडर दिस एक्ट मीन्स कंपनीज एक्ट 2013। अब जो ये इनकॉर्पोरेशन कंपनीज एक्ट है, क्या होता है कि कंपनीज एक्ट के अंदर आपका इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस है। सेक्शन 7 में आपको दिया होता है कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन है कंपनी, उसका आप आरओसी में रजिस्टर करने के लिए एप्लीकेशन डालते हो INC 32 स्पाइस फॉर्म में। आपको अगर याद होगा, नहीं होगा तो हम आगे आने वाली वीडियोस में समझाएंगे, प्रोसेस भी बताएंगे कंपनी किस तरह से बनती है, पूरा फुल ऑन एक्सपोजर देंगे आपके, तो बने रहिए। तो जब हम सेक्शन 7 के अंदर क्या करते हैं, आरओसी को एप्लीकेशन फाइल करते हैं INC 32 के अंदर कि हमारी कंपनी फॉर्म कीजिए। तो इसीलिए तो कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुई है इस एक्ट के अंदर और या फिर एनी अदर प्रीवियस लॉ, इससे पहले जो कंपनीज एक्ट था आपको याद होगा 1956, उसको रिपील करके यहाँ पे कंपनीज एक्ट 2030 आया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो कंपनीज एक्ट 2013 से पहले जो एक्ट था उसके अंदर अगर कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है तो वो ख़त्म, उसका कोई रेलेवेंस नहीं है, ऐसा नहीं है। इस एक्ट आने से पहले जितने भी प्रीवियस एक्ट थे कंपनीज इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड, उसके अंदर भी अगर आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है वो भी आपकी कंपनी को कंपनी कहा जाएगा। सो आई होप कि आपको डेफिनेशन कंपनी की क्लियर हुई होगी कि कंपनी का मतलब क्या होता है। तो मैं दोबारा कह दूँ, कंपनी मीन्स अ कंपनी, फर्स्ट कंपनी नोट्स द क्वेश्चन पार्ट एंड द सेकंड कंपनी दैट कम्स आफ्टर मीन्स इज अ आंसर पार्ट, notes the answer. So company means a company which is incorporated under this act or any previous law. Okay, नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ हम पढ़ते हैं। अगर इसके अंदर कोई भी आपको कन्फ्यूजन स्टिल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। स्टिल इफ़ यू फील एनी डिलेमा अबाउट द डेफिनेशन यू कैन पुट द योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेश्चंस। नाउ अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज सेक्शन 2 क्लॉज 68 प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी को हम क्या कहते हैं? अब प्राइवेट कंपनी अगर आप अपने बेयर एक्ट में देखेंगे तो थोड़ी सी आपको लगता है कि इसमें पता नहीं क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं, बट मैं आपको बताऊं ये कंपनी की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप CSV बन जाएंगे ऑब्वियसली अगर आप प्रैक्टिसिंग करोगे आपको प्राइवेट कंपनी ज़्यादा बनाने को मिलेगी। आप जॉब पे जाओगे, प्राइवेट कंपनी हो सकता है, पब्लिक कंपनी, कुछ भी हो सकता है। तो अब आप जहाँ जा रहे हो, जिस चीज़ के लिए आप काम कर रहे हो उसको समझो तो सही डेफिनेशन क्या कहती है। इसकी डेफिनेशन बहुत कुछ कहती है, इसका डीपर एनालिसिस होना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें अब आप देखिए क्या बोलता है, प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी having a minimum paid up share capital as may be prescribed, यहाँ तक full stop. Now प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी जिसकी कोई मिनिमम पेड अप कैपिटल जो प्रिस्क्राइब्ड है उतनी हो। अब 2000 से क्या हुआ था कि 2015 में 25 मई 2015 को एक अमेंडमेंट आई। उससे पहले क्या होता था कि प्राइवेट कंपनी अगर आप फॉर्म कर रहे हो तो मिनिमम कैपिटल थी लिखी हुई कि आपकी 1 लाख होनी चाहिए, और पब्लिक कंपनी के लिए 5 लाख होनी चाहिए मिनिमम कैपिटल जो प्रिस्क्राइब की हुई थी रूल्स के अंदर। बट वो 25 मई 2015 को ओमिट कर दी गई और ये जो 1 लाख और 5 लाख का कॉन्सेप्ट था वो हटा दिया गया। तो MCA ने अभी तक इसको कोई प्रिस्क्राइब नहीं करी है कि आपकी कितनी होनी चाहिए मिनिमम कैपिटल, ठीक है। वो जब चाहे गवर्नमेंट अपना प्रिस्क्राइब कर सकती है, बट अभी राइट नाउ उसकी कोई भी प्रिस्क्रिप्शन नहीं है। पहले हुआ करती थी, वो ओमिट हो चुकी है। इसका ये पार्ट समझ में आ गया। अब नेक्स्ट पार्ट चलते हैं। एंड विच बाय इट्स आर्टिकल्स, अब यहाँ फुल स्टॉप हो जाइए।
एंड विच बाय इट्स आर्टिकल्स। ओके, जो प्राइवेट कंपनी जब आप फॉर्म करते हो, NC 32 एप्लीकेशन आप देते हो, उसके बाद आपका उसके साथ साथ INC 33, 34 भी जाता है, जिसमें MOA और AO होते हैं। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन हम आने वाली क्लास में करेंगे, बट मैं आपको एक ब्रीफ करूँ तो दे आर द बायलॉज ऑफ द कंपनी, दैट हाउ विल कंपनी विल रन इन द फ्यूचर, the internal management, how the internally rules and regulations regulate the company, govern the company, that is the articles of association में लिखा होता है, that governs। now अब प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल्स में कुछ चीज़ें होती हैं, अब ये मैंडेटरी है, आपकी जो प्रिस्क्राइब मिनिमम कैपिटल है वो तो है ही, और यहाँ पे एंड है, एंड का मतलब होता है प्लस, ये और नहीं है, ये कोई डिस्क्रिशन नहीं है, ये आपका प्रिस्क्राइब्ड जो है वो एंड है, मतलब कि ये मैंडेटरी है। एंड बाय इट्स आर्टिकल्स, मतलब कि जो भी प्राइवेट कंपनी फॉर्म होगी उसके आर्टिकल्स में ये चीज़ें होनी चाहिए जो मैं आपको बताने वाली हूँ, उसके आर्टिकल्स में प्राइवेट कंपनी के ये फर्दर चीज़ें होनी चाहिए जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अब वो क्या क्या होनी चाहिए मैं आपको वन बाय वन बताती हूँ। पहला दे रखा है इसके अंदर, रेस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफ़र इट्स शेयर्स। फुल स्टॉप, यहीं रुक जाइए आप, इसकी एनालिसिस करेंगे फिर हम आगे के पॉइंट पे चलेंगे। रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफ़र इट्स शेयर्स। अब क्या होता है कि प्राइवेट कंपनी इज़ अ प्राइवेट एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी, पब्लिक कंपनी की तरह इसमें ऐसा नहीं होता। जैसे पब्लिक कंपनी, लिस्टेड कंपनी में आपने देखा होगा, जैसे रिलायंस हो गई, टाटा हो गया, तो उसमें ना पब्लिक का होल्डिंग बहुत होता है, पब्लिक ने पैसा डाला होता है उसका, कंपनी का शेयर्स खरीदे होते हैं उन्होंने। तो अगर कुछ भी कंपनी करती है तो पब्लिक एट लार्ज पे आपने देखा होगा अफेक्ट होती है। बट प्राइवेट कंपनी बहुत ही क्लोजली हेड कंपनी होती है, प्राइवेट पर्सनों में जो एसोसिएशन करके उन्होंने बनाई हुई होती है। अब इसी वजह से, क्योंकि बाहर वाले इजीली ना आए कंपनी के अंदर, दैट द मेन पर्पस ऑफ द प्राइवेट कंपनी, कि वो एक प्राइवेट इंडिविजुअल्स के थ्रू आपकी गवर्न होती है कंपनी। जैसे पब्लिक एट लार्ज चाहे भी तो पैसा नहीं अपना वो इन्फ्यूज़ कर सकती या फिर शेयर्स नहीं खरीद सकती ऐसा। इसलिए जो उसके शेयर्स होते हैं, अगर आप इजीली ट्रांसफरेबल कर पाएँ, अगर उसके शेयर्स को फीचर दे दे कि ये मेरा शेयर है, मान लो ABC, 3 बंदे हैं जिन्होंने प्राइवेट कंपनी खोली है। अब ABC में से B चाहता है कि मैं अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र कर दूं, अब वो किसी D बंदे को देना चाहता है। अब A और जो C बंदे हैं वो नहीं चाहते D बंदे को अपनी कंपनी में आना, क्योंकि वो जानते हैं कि वो हमारा राइवलरी है, उससे हमारा कॉन्फ्लिक्ट है, वो हमारा दुश्मन है, बिजनेस में आएगा, वो बहसबाजी होगी, हो सकता है हमारे बिजनेस को बहुत बड़ा हैम्पर पहुंचाए, नुकसान कर दे, तो हम नहीं चाहते कि वो आए। यही ब्यूटी होती है प्राइवेट कंपनी की कि उसके शेयर्स को आप फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं कर सकते, जो पब्लिक कंपनी में आप कर सकते हो। तो इसके जो शेयर्स होते हैं उसके ट्रांसफ़र की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसको रिस्ट्रिक्ट करता है। आप याद रखिएगा, प्रोहिबिशन नहीं है, मना नहीं है, लेकिन रिस्ट्रिक्शन है। आप रिस्ट्रिक्शन कैसे डाल सकते हो कि अगर आप B पर्सन को निकलना है इस कंपनी से और वो चाहता है कि वो कंपनी की शेयर्स दे दे, मेरे को नहीं रहना इस कंपनी का पार्ट बन करके, तो अब उसका क्या प्रोसीजर रहेगा? वो फर्स्ट ऑफर करेगा अपने शेयर्स एग्जिस्टिंग शेयर्स होल्डर्स को। वो बोलेगा भाई देखो A और C, मैं जो हूँ इस कंपनी से जाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू सेल माई शेयर्स ऑफ द कंपनी वॉट एवर आई हैव इन माई हैंड, तो तुम्हें लेना है तो तुम ले सकते हो। इसको ऑफ़र कर दी है। अब A और C ऑब्वियसली सी बात है, अगर वो नहीं चाहते कि हमारा कंट्रोल जो है कंपनी का किसी थर्ड पर्सन के पास जाए, तो वो आपस में समझौता करेंगे कि भाई मैं लूँगा या तुम लोगे, या आपस में कैसे किस रेशियो में करेंगे, वो उनका इंटरनल प्रोसीजर है, इंटरनल डिसीजन है, वो जैसा मर्जी चाहें ले सकते हैं। तो पहला वो राइट पोजेस करते हैं कि उनको ही शेयर ऑफ़र किया जाए, तभी प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन का कोई लॉजिक बनता है। दूसरा, मैं आपको बता दूं, आपने अगर इसकी डेफिनेशन में अच्छे से पढ़ा होगा तो ये बोलता है रिस्ट्रिक्ट द राइट
टू ट्रांसफर इज शेयर्स, शेयर्स के बारे में, ट्रांसफर के बारे में बात कर रहा है। शेयर्स यहाँ डिवेंचर्स इंक्लूड्स नहीं होते हैं, यानी कि डिवेंचर्स को आप फ्रीली ट्रांसफरेबल कर सकते हैं। तो ये डीपर एनालिसिस आपको एग्जामिनेशन में बहुत हेल्प करेगी। आप एक एक पॉइंट जो भी मैं बोल रही हूँ वो लिख लीजिए। इतना डीप मे बी आपको ना मिले कोई वीडियो इस यूट्यूब चैनल पे, तो जितना हो सके आप इसको पढ़िए। तो इसलिए आपका जो शेयर्स होता है वो शेयर्स होता है, इसमें डिबेंचर्स इंक्लूड्स नहीं होते, क्योंकि ऑब्वियसली वो शेयर्स की बात कर रहे हैं। तो आपको चीज़ें पता चली कि एक तो शेयर्स उसके फ्रीली ट्रांसफ़र नहीं होते प्राइवेट कंपनी के। अगर उस किसी बंदे को अपना उस कंपनी से आउट होना है तो वो अपने एग्जिस्टिंग जो शेयर होल्डर है उनको वो ऑफ़र करेगा, भाई आप ले लो, और वो अपने हिसाब से वो ले लेंगे। इसके बाद अगर आप वो नहीं चाहते कि वो शेयर खरीदे या वो नहीं खरीदते, तो वो ऐसा नहीं है कि वो कर ही नहीं सकता ट्रांसफ़र, तो वो फिर किसी और को बेचेगा, ऑब्वियसली बात है उन्हें। लेकिन पहला राइट तुम्हें दिया था कि भाई तुम खरीद लो, मैं नहीं रहना चाहता, तुमने नहीं खरीदा, फिर वो बाहर वालों को दे सकता है। लेकिन फर्स्ट राइट जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को है वो उन्हीं को ऑफर करेगा, वो उनका बनता है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है, एक्सेप्ट इन केस ऑफ 1% कंपनी लिमिट द नंबर ऑफ इट्स मेंबर टू 200। आपने OPC 1% कंपनी की अगर डेफिनेशन पढ़ी हो तो उसके अंदर जो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं वो 1 होते हैं, ठीक है। एक बंदा भी चाहे तो आप एक कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकता है, पहले नहीं होता था, बट आफ्टर अमेंडमेंट ये हो गया है कि OPC का कॉन्सेप्ट आपका इंडल्ज हो गया कंपनीज एक्ट के अंदर। तो अब एक पर्सन भी चाहे तो वो कंपनी बना सकता है। अब ये बाय नेम ही बता रहा है कि 1% कंपनी है, इसका मतलब एक ही बंदा हो सकता है उसके अंदर मेंबर, 2 नहीं हो सकते या 2 से ज़्यादा, मतलब 1 से ज़्यादा कोई भी मेंबर नहीं हो सकते। इसलिए इसमें लिखा है एक्सेप्ट इन केस ऑफ 1% कंपनी, क्योंकि 1% कंपनी में सिर्फ एक ही मेंबर हो सकता है। बाकी उसके अलावा फिर प्राइवेट कंपनी जो नॉर्मल है उसके अंदर अलग कॉन्सेप्ट है, उसके अंदर लिमिट्स द नंबर ऑफ इट्स मेंबर टू 200। OPC के केस में 1 मेंबर हो सकता है, उसके अलावा जो प्राइवेट कंपनी है उसके अंदर लिमिट है। अब ऐसा नहीं है कि मिनिमम मेंबर तो आपने बता दिया कि 2 हो सकता है, मैक्सिमम के कितने भी कर ले, 100, 200, 500, 1000, 10,000, तो फिर पब्लिक और प्राइवेट में फ़र्क ही क्या रहेगा, तो कितने भी कर लोगे, नहीं, रिस्ट्रिक्शन है। प्राइवेट कंपनी मैक्सिमम 200 बंदा मेंबर तक अपना इनरोल कर सकती है, इसके ऊपर वो मेंबरशिप नहीं दे सकती। हाँ, इसके अंदर एक्सेप्शंस दिए हुए हैं, प्रोवाइडेड दैट। तो प्रोवाइडेड दैट क्या होता है, एक्सेप्शंस होता है। जो मेन सेक्शंस है आपका उसके अंदर एक्सेप्शन है कि हमने बोला है कि 200 मेंबर्स से ज़्यादा आप प्राइवेट कंपनी में नहीं रख सकते हो, बट अब यहाँ कंडीशंस है। इसके आगे जो लिखा हुआ है उसका मतलब ये है कि आपके मेंबर 200 से भी ज़्यादा हो सकते हैं। किन सिचुएशन में, वो ये सिचुएशन है। जनरल लॉ क्या कहता है, मैक्सिमम प्राइवेट कंपनी के अंदर मेंबर जो है सिर्फ 200 हो सकते हैं, बट कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें आपकी कैलकुलेशन के अनुसार मेंबर 200 से ऊपर भी हो सकते हैं। अब वो क्या है वो देखिए, प्रोवाइडेड दैट वे 2 or more person hold 1 or more share in a company jointly, they shall for the purposes of this clause be treated as a single member। ओके, मान लो आपके आपके जो कंपनी की शेयर्स हैं वो 2 लोगों ने मिलके खरीदे हुए। ऐसा कोई रूल नहीं है कि एक शेयर का जो है एक ही बंदा खरीद सकता है, ऐसा नहीं है। अगर मान लो कि कोई टाटा के कंपनी की शेयर्स हैं, उसकी वैल्यू है 1000, एक बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, तो 2 लोगों ने मिल कर के शेयर्स को खरीद लिया, तो वो इस तरह से हो गया। इसी तरह से प्राइवेट कंपनी में क्या होता है कि आपकी कोई शेयर्स की वैल्यू रखी हुई है, आपने मान लो 100 रुपीज़ रखी हुई है, तो 100 रुपीज़ अब एक ही बंदा लेकर के शेयर ले सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। 2 लोग मिलकर भी शेयर्स को परचेज कर सकते हैं, ठीक है। अब जब एक शेयर है और उसको 2 लोगों ने परचेज कर लिया, तो क्या वो 2 मेंबर हो गए?
नहीं भाई, शेयर्स के हिसाब से मेंबरशिप होती है। तो अगर एक शेयर को एक क्या 10 लोगों ने भी मिलके खरीदा हो तो भी वो एक सिंगल मेंबर में ही गिना जाएगा। तो 200 के काउंटिंग में वो उतने नंबर ऑफ मेंबर नहीं होते कि वो सिंगल ही मेंबर माना जाएगा, एक ही माने जाएंगे शेयर्स के रिस्पेक्ट में। तो अब जो ये प्रोवाइडेड फर्दर दैट है, इसमें आगे ये बताता है कि जो आपकी 200 की नंबर की काउंटिंग है, इसके अंदर कौन कौन मेंबर्स इंक्लूड नहीं होंगे। तो पहले आता है पर्सन हु आर इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, मतलब प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ जो भी आपकी कंपनी के अंदर हैं, जो अभी इस समय एम्प्लॉयमेंट पेरोल पे हैं, जो काम कर रहे हैं, एक तो वो इंक्लूड नहीं होंगे। अरे भाई प्राइवेट कंपनी है, 400 500 कितने भी एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं, अगर सबको आप 200 की कैटेगरी में डाल दोगे तो फिर काम करवाना ही भारी हो जाएगा, कंपनी काम ही नहीं कर पाएगी, उसको शट डाउन करना पड़ जाएगा इस तरह से। तो इसीलिए उन लोगों को इंक्लूड नहीं किया जाता, दे आर एक्सक्लूडिंग इन काउंटिंग 200। तो ये लोग एक्सक्लूड होते हैं, इनको 200 की काउंटिंग में गिना नहीं जाता। और कौन कौन एक्सक्लूड होते हैं? Person who having been formerly in the employment of the company were member of the company while in that employment and have continued to be the member after the employment cease shall be included in the number of members, shall not be included in the number of members। okay, ये पास्ट एम्प्लॉयज़ की बात करता है। जो ऊपर एक क्लॉज है वो आपकी बात करता है प्रेजेंट एम्प्लॉय की, नीचे वाली बात करता है पास्ट एम्प्लॉय की। मतलब वो मेंबर जो पहले आपके एम्प्लॉयमेंट में थे तब वो मेंबर भी थे, ठीक है, और अब वो एम्प्लॉयमेंट में नहीं है, मतलब उन्होंने नौकरी छोड़ दी है, रिटायर हो गए, जो भी है, बट वो मेंबर अभी भी हैं। उन्होंने शेयर्स नहीं ट्रांसफ़र किया, उन्होंने शेयर्स नहीं अपना रिनंस किया, शेयर्स अभी भी उनके पास हैं, तो वो मेंबर तो हैं ही। तो वो भी इन 200 की काउंटिंग में एक्सक्लूड रहेंगे, वो इंक्लूड नहीं किए जाएंगे। इनके अलावा, इन दोनों के अलावा जितने नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं फिर वो 200 के काउंटिंग में ऐड होंगे। आई होप समझ में आ गया हो। तो 200 जब आप मैक्सिमम लिमिट निकालते हो प्राइवेट कंपनी की, तो क्या होता है कि प्रेजेंट एम्प्लॉय और पास्ट एम्प्लॉय जो आपके अगर एम्प्लॉयमेंट सीज हो चुके हैं बट वो स्टिल कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी मेंबरशिप को, तो वो भी एक्सक्लूड हो जाते हैं, वो इंक्लूड नहीं होते 200 में। अब इसका थर्ड पार्ट देखिए आप, किसका में आता है कि प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी। ये बोलता है जो प्राइवेट कंपनी है वो कोई भी सिक्योरिटी को सब्सक्राइब करने के लिए पब्लिक में इन्विटेशन नहीं दे सकती। सिर्फ पब्लिक कंपनी को अलाउड होता है कि वो इनवाइट करे पब्लिक को कि अगर वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं कंपनी में या कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहते हैं तो वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेकिन प्राइवेट कंपनी को रिस्ट्रिक्शन है कि वो पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती कि वो उनके शेयर्स आके सब्सक्राइब कर सके, क्योंकि वो प्राइवेट कंपनी नहीं रहेगी, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो वो कोई भी सिक्योरिटी आपकी ऑफ़र नहीं कर सकती किसी भी हाल में कि वो सब्सक्राइब करने के लिए आपको बोले। अब इसी के साथ साथ हमारी डेफिनेशन जो है प्राइवेट कंपनी की यहाँ ख़त्म होती है। आई नो कि थोड़ी सी लेंथी हो गई है, बट मुझे डीपर एनालिसिस करवाना था आपका इस सेक्शन के इस डेफिनेशन के अंदर, तो इतना तो बनता है। आई होप आपको जो डेफिनेशन की एनालिसिस है बहुत पसंद आई होगी, और अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, ताकि अगर उनको भी कोई कन्फ्यूजन है, वो भी ये सब पढ़ना चाहते हैं एनालिसिस के साथ, डीप एनालिसिस के साथ, तो उनको भी पढ़ने का मौका मिले, ठीक है। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, इस नॉलेज को जितना बांटेंगे उतनी बढ़ेगी, तो कंजूसी मत कीजिएगा शेयर करने में। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर किसी को कोई भी स्टिल कोई कन्फ्यूजन हो तो मेरे कमेंट सेक्शन में वो लिख सकता है, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि उसकी कोई भी जो भी क्वेरी है फर्दर उसको आंसर कर पाऊँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।